खास मुलाकात, और खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं आभा देव, डॉक्टर आभा देव। मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, रिनाउंड एक्टिविस्ट हैं। आप सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया में लगातार आप देख रहे होंगे। बात होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन पर, क्या है मुद्दे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लिए चलता हूँ, उसके बाद आभा जी से बात कर रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है आखिर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ और यही पढ़ा रहा हूँ। पिछले 24 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, 6 साल छात्र रहा। 3 दशक से मेरा जुड़ाव है दिल्ली विश्वविद्यालय से। और यहाँ का डूसू का जब इलेक्शन होता है तो लोग कहते हैं कि उससे देश का मिजाज पता लगता है कि छात्र जो छात्रों के चुनाव होते हैं, डूसू का इलेक्शन होता है, उसमें कई बार छात्रों के मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं और कई बार इंटरनेशनल इश्यूज भी उठाए जाते हैं। उसी तरीके से डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, ये वैनगार्ड दस्ता है एक तरह से। भारत में जितने विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उस सबका एक तरह से अग्रगामी दस्ता है, वैनगार्ड दस्ता है। और फेड कुटा के अध्यक्ष भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बनते हैं। तो समझते हैं कि भारत में जो शिक्षक आंदोलन है उसका शीर्ष है, उसका एक तरह से लीड करता है डूटा। इसलिए डूटा के इलेक्शन में भी तमाम कई तरह के मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दे तो होते ही हैं, टीचर्स के मुद्दे होते हैं, फैसिलिटीज के मुद्दे होते हैं, परमानेंट होना है, क्या प्रोसीजर होगा, तमाम ये सब बातें होते हैं। राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे डूटा के इलेक्शन में होते हैं और तमाम ये सब बातें, जाहिर है इंटेलेक्चुअल का इलेक्शन है तो तमाम तरह की बातें होनी चाहिए। और इन तमाम पहलू पर बात करेंगे डॉक्टर आभा देव हबीब से। इस बार डूटा की प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार है, डूटा के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए। और 26 नवंबर को ये चुनाव होना है। अभी आजकल ऑनलाइन ज्यादा प्रचार हो रहा है और जब ऑफलाइन होता तो आप देखते तो आपको ज्यादा आनंद आता। टीचर कॉलेज दर कॉलेज घूमते हैं, स्टाफ एसोसिएशन में अपने कलीग से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, स्टाफ एसोसिएशन को एड्रेस करते हैं, वो तमाम ये बातें होती। एक बार मैं डूटा एग्जीक्यूटिव का चुनाव 2005 में लड़ चुका हूँ। आभा जी, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। मैं ठीक हूँ रतन जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए इस प्रोग्राम के लिए। प्रिया, और अम्बेडकर नामा आपने देखा है काल एपिसोड? बिल्कुल, हम आपके फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं और इस चैनल से भी जुड़े हुए हैं और लगातार देखते हैं। और जिस तरीके की प्रोग्रेसिव और रिप्रेजेंटेशन की बात से जोड़कर आप ये लेकर आते हैं प्रोग्राम, वो बहुत ही बेहतरीन और चेतना जगाने वाले प्रोग्राम्स रहते हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू। जुड़े आपके जो रहे। डूटा प्रेसिडेंट है राजीव रे साहब, उनको भी एक बार मैंने बुलाया था। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो भी देखा। चलिए अब तो काम की बात शुरू करते हैं। बिल्कुल। डूटा इलेक्शन 2021, क्या है मुद्दे? देखिए, इस समय जब डूटा का चुनाव हो रहा है तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस समय हो रहा है जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में शिक्षा प्रणाली को और शिक्षा को किस तरीके से दिया जाएगा, उसके स्ट्रक्चर को, गवर्नेंस को, सारी चीज़ों को चेंज करने वाला है। और डूटा के सामने इस समय जो सारा सवाल है वो 2 इंटीग्रेटेड सवाल है। एक ये कि क्या नौकरी बचेगा या डीयू बचेगा कि नहीं, और दूसरा ये कि जो हमारे साथ टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका क्या होगा, क्या उनको नौकरी, उनको जस्टिस मिलेगा कि नहीं। तो ये 2 बहुत बड़े हमारे सामने चुनौतियां हैं। और इस समय डूटा का जो पूरा इलेक्शन है वो एजुकेशन के स्तर को बचाने के लिए, पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाने के लिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन है जहां से हम समझते हैं कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज ही, कॉलेजेस ही एक जगह है जहां पर आपका दलित, पिछड़ा, महिला, माइनॉरिटी को एक स्पेस है। ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी बचेगी कि नहीं बचेगी देश में छात्रों के लिए, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं डूटा के सामने। मतलब आपने कही न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ जी, हल्का सा तो अपने राइट तरफ हो जाइए, थोड़ा सा हल्का सा अपने राइट तरफ। हाँ ठीक। आपने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ जी। जरा हमारे दोस्तों को आप बताएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या आखिर में? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है 2016 में
इसका पहला दस्तावेज आया। उसके बाद 2019 में ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 आया और इसको लगातार जो है एजुकेटर्स जो हैं बार-बार इसका खंडन कर रहे हैं, उसका क्रिटिक बना के कह रहे हैं सरकार से कि ये गलत है। और पेंडेमिक के समय हम देख रहे हैं कि देश में 3 इम्पोर्टेंट बदलाव जो हुए हैं, एक है किसानों का बिल आना, दूसरा है कि लेबर कोड को बदल देना और तीसरी चीज ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये तीनों चीजें जो हैं घर घर को छुएंगी। और वेरी फैक्ट कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 में सरकार ने कैबिनेट से पास कर दिया, उसको पार्लियामेंट में भी चर्चा का मुद्दा नहीं बनाया। और जब स्कूल कॉलेजेस बंद हैं तब सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे किया है। मैं समझती हूँ कि सरकार को मालूम है कि ये पूरी तरह से शिक्षक विरोधी और एंटी पीपल पॉलिसी है। इसकी वजह से मैं समझती हूँ कि दोबारा एक स्ट्रेटिफिकेशन होगा और जिसके पास रुपया है उसी के पास एजुकेशन होगा, इस तरीके के नारे के साथ जो है सरकार आगे जा रही है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्कूल के लिए है वो भी बहुत हानिकारक है और मैं समझती हूँ कि स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ आप भी उन्हें बुलाएं और ऐसा प्रोग्राम करें। पर हायर एजुकेशन की मैं बात बताना चाहती हूँ कि देखते देखते दिल्ली यूनिवर्सिटी के टुकड़े होना, यहाँ पे बहुत जो बदलाव है उसमें 3 तरीके से बांट दें। एकेडमिक स्तर में बदलाव होना, दूसरा यह है कि उसके गवर्नेंस में बदलाव होना और तीसरा है उसका फ्रेगमेंटेशन होना। ये तीनों चीजें हमारे सामने स्टेयर कर रही हैं। और आपको बताएं कि जब कॉलेजेस स्कूल बंद हैं और कॉलेजेस बंद हैं और ऑनलाइन शिक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, जिसमें डीयू प्रशासन ने कोई मदद इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे स्टूडेंट्स का नहीं कर पाया या उनका जिस तरीके से एग्जाम ले रहा है अनप्रॉक्टर्ड एग्जाम, इन चीजों को नहीं सोच रहा, यूनिवर्सिटी कैसे खोली जाए कब खोली जाए नहीं सोच रहा, उसमें भी अगस्त में आनन फानन में आपको मालूम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास कर दिया गया है। और जाते हुए वाइस चांसलर ने पास कर दिया कि 2022 में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लगेगा। और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसको हमने पहले भी 2013-14 में जब लगाया था तो हमने अपोज किया था, क्योंकि चौथे साल का खर्चा जब आप माँ बाप पे डाल रहे हैं तो ये ड्रॉप आउट कौन बनेंगे। तो 3 साल में आज के दिन में एक बड़ी जनता पूरी एक डिग्री लेकर हासिल करके आगे बढ़ती है देश में, वहां हम देखेंगे कि तीसरे साल वाले को भी ड्रॉप आउट ट्रीट किया जाएगा। और जो बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा इसी स्ट्रक्चर से आएगा, तो मैं समझती हूँ कि ये एकदम भद्दा मजाक है स्टूडेंट के साथ, एक पेपर डिग्री बनाने का तरीका है। ये सर्टिफिकेट इन हिस्ट्री का क्या मीनिंग होगा, क्या नौकरी मिलेगा, डिप्लोमा इन हिस्ट्री का क्या मीनिंग होगा कि कैसे नौकरी मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि एट्रिशन रेट या ड्रॉप आउट का रेट जो है महिलाओं में, पिछड़ों में, जिसके पास रुपया नहीं है वो बढ़ जाएगा। और आज जब कोविड का सिचुएशन है तो हम देखेंगे कि ये तेजी से इन सारे वर्गों को अफेक्ट करेगा। एक और बात यह है कि फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड हो जाएगा। एक और बड़ा बदलाव जो सरकार चाह रही है कि कह रही है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक बढ़ा के 50% करेंगे, जो अभी 21 और 23% के बीच में है। मैं ये समझती हूँ कि उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि टीचर की जरूरत ही ना पड़े। और हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने भी पारित कर दिया और मोदी जी ने 29 जुलाई 2021 में ये तोहफा दिया पूरे देश को कि हम जो है एबीसी रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं। पर चाहे वो एबीसी रेगुलेशन हो जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इकट्ठी आएंगी और स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स कहीं से भी कर लेगा। इसी तरीके से स्वयं रेगुलेशन के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं और स्टूडेंट वहां से कर ले और अपनी डिग्री बना ले। और तीसरा डॉक्यूमेंट आ रहा है ब्लेंडेड लर्निंग का। वो कह रहे हैं कि कॉलेज में लेक्चर में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो रिकॉर्ड करके रख लिए, आप सिर्फ मेंटर बने। इसकी वजह से जो हम बदलाव देखेंगे वो ये कि एक तो स्टूडेंट की एजुकेशन एकदम बिल्कुल पेपर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका कोई वैल्यू बचेगा नहीं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत का मसला ये होगा कि कॉलेजेस में जहां नौकरी वर्कलोड के आधार पे मिलती है, वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पे टीचर्स की छटनी शुरू हो जाएगी। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कॉमर्स के टीचर की, ईबीएस के टीचर्स की और तमाम टीचर्स के मैं समझती हूँ एक क्राइसिस फौरन डूटा को डील करना पड़ जाएगा जैसे ये रिवीजन इंप्लीमेंट शुरू होता है। तो नौकरी ही नहीं बचेगी, ये बड़ा मसला। एमफिल डिग्री जो एक रिसर्च डिग्री थी उसको खत्म कर दिया गया है और 2022 से उसको किसी को ऑफर नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़े फैसले हैं। दूसरा एक चीज जो अभी आना बाकी है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बिल।
आना और पास होना बाकी है। और क्योंकि आज सरकार के पास मेजॉरिटी है लोकसभा राज्यसभा में, ये रातों रात का खेल हो जाएगा। और इसके आते ही आप देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा है कोई एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं होगी, कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं होगा, या तो ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे, या टीचिंग यूनिवर्सिटी होगी, या रिसर्च यूनिवर्सिटी होगी। और हर एक जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंतर्गत होगा, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उस कॉलेज को चलाएंगे, उसमें सैलरी का फैसला करेंगे, उसमें कोर्स का फैसला करेंगे। तो जैसे ही ये बिल पास होता है तो मैं समझती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टुकड़े होना शुरू होंगे। जो ट्रस्ट कॉलेजेस हैं वो अपनी आइडेंटिटी यूनिवर्सिटी में मर्ज नहीं करेंगे अगर उन्हें गवर्निंग बॉडी बनाने का मौका नहीं दिया गया। ये जो 12 कॉलेजेस के बार बार संकट आता है, बिल्कुल दिल्ली सरकार तैयार बैठी है उन 12 कॉलेजेस को अलग करने के लिए। हमारे पास 6 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर भी संकट जो है मंडराने लगेगा। तो ये जो है गवर्नेंस का जो उसमें के अंदर पैटर्न के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑल पावरफुल, यूजीसी खत्म, सब कुछ खत्म। ये जो एक रेगुलेशन आता है और उसको ठीक करने के लिए पूरे देश का यूनियन लग जाता है। आज के बाद एक तरीके से ये बहुत बड़ा प्रहार यूनियंस के ऊपर है कि आप फ्रेगमेंट कर दें एक बड़े यूनिट को ताकि यूनियन की ताकत ही ना बचे। तो ये सारे जो है हमारे सामने जो है बदलाव कुछ ही दिनों में एक तरीके से ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन इसका शुरू हो गया है और अग्रेसिवली होगा, ऐसा हमें लग रहा है। चलिए दोस्तों, अभी चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक और जानकारी दे दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स के इलेक्शन होते हैं, चाहे जो छात्र के चुनाव होते हैं, वो पॉलिटिकल चुनाव भी होते हैं एक तरीके से। और जैसे जो आवा देव जिस संगठन से चुनाव लड़ रही हैं उसका नाम है डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट। लार्जली लेफ्ट प्रोग्रेसिव बैक्ड ये टीचर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा बीजेपी का एनडीटीएफ है, नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट है, कांग्रेस का है इंटेक है, और एक और संगठन है एएडी, एक्शन फॉर एकेडमिक्स एंड डेवलपमेंट। तो कई इस तरह के संगठन होते हैं जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के प्रतिनिधि होते हैं, और एक तरह से इनके बीच जो आइडियोलॉजिकल जो समझ है उसके आधार पे ये चुनाव होता है। आभा देव डीटीएफ के पैनल पे डूटा का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही है। आपने बहुत विस्तार से कहा, ये बातें बताई। एक बात और कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में बना था, पार्लियामेंट एक्ट से बना था, ये ऑर्डिनेंस बनता है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है अपने आप में, और इसपे बहुत सारे फैसले जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल में लिए जाते हैं। और सरकार जो लोग समझते हैं यहाँ बाबूडम उस तरह का नहीं, इनकी अपनी ऑटोनॉमी भी है। आभा जी, जैसे आप कह रही है कि इतना इसका ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगा, मतलब जिसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे थे, जेएनयू को खुद ही टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए। देखिए वो तो हमने देश में भी देखा कि कौन टुकड़े कर रहा है, कौन है जो कौन टुकड़े कर रहा है देश के, और वो सब हम देख रहे हैं। और देखिए फ्रेगमेंटेशन बेसिकली यूनियन को खत्म करने के लिए हो रहा है। तो क्योंकि बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो आर्ग्यूमेंट नहीं दे पा रहे कि क्यों एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज या एफिलिएटेड कॉलेज नहीं चाहिए, क्यों स्टैंड अलोन कॉलेज चाहिए। पर उन्हें ये कॉर्पोरेट मॉडल नजर आ रहा है, और जिसमें प्रोबेशन पीरियड पे लंबा रहेगा, सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं होगा। और जैसे देखिए हमारे यहाँ तो सुंदरता ये है कि एक यूनियन तो है ही, लेकिन यूनियन के दबाव में एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लगातार हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ा, और आज रिप्रेजेंटेशन है। तो टीचर्स के बीच में उसका चुनाव भी होता है। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि एकेडमिक काउंसिल में जो स्टूडेंट का चुनाव होता था वो नहीं हो रहा, पर कम से कम टीचर का है। और हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देख रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें रिप्रेजेंटेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये बेसिकली एक प्रहार है यूनियन को खत्म करने का, क्योंकि सरकारें यूनियन को अपनी पॉलिसी का बाधा मानती हैं कि ये बाधाएं डालती हैं। और जितना आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में लगातार जो असॉल्ट हुआ उसको डूटा रोक पाई, तो ये सरकार की साजिश है यूनियंस को खत्म करने की। नहीं, आप ये ठीक कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। अच्छा, चलिए और एक और पीछे वाले मुद्दे पे आते हैं कि आपने ऑनलाइन टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग और ये सब तमाम बातें कही कि टीचर की नौकरी चली जाएगी, खत्म, वो एक मुद्दा है। लेकिन एज ए टीचर हम लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो टीचिंग का मतलब सिर्फ लेक्चर नहीं होता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट खुश है ना टीचर खुश है। जो पिछले 1.5 साल का अनुभव है, न टीचर खुश है ना अनुभव खुश है, ये न स्टूडेंट खुश है। तो टीचिंग का मतलब सिर्फ लेक्चर नहीं होता है, स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज होता है, एक्सप्रेशन होता है,
जब क्लासरूम के बाहर आप चर्चा करते हैं, इसीलिए तो विश्वविद्यालय बना है कि जहाँ पे बौद्धिक विकास छात्रों का हो सके। नहीं तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईआईटी की क्या जरूरत है? फिर सब ऑनलाइन ही हो जाएगा तो किसी संस्थान की जरूरत, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही पार्लियामेंट हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और देखिए ये जो ऑनलाइन शिक्षा हुई है उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जितना मार्जिनलाइज तबका है उसका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब वो अपने घर से निकलकर, और महिलाओं का मैं बोलना चाहती हूँ कि जब वो आती हैं यहाँ पे पढ़ती हैं और उनको एक पीयर मिलता है जिसके बीच में वो सीखती हैं, जितना स्टूडेंट क्लास के अंदर सीखता है वो बाहर भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि क्लासरूम्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, पर क्लासरूम में बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं ये समझती हूँ कि उसको इक्वल प्लेटफॉर्म बनाकर कोशिश करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को ड्रॉ आउट करें। और जो एक यूनिवर्सिटी का रोल होता है वो अनलर्निंग और लर्निंग का है। तो जो हमारी कंडीशनिंग है, जो हमारे परिवार हमें समझाते हैं, उसके बियॉन्ड जाकर जो हम असलियतों को देखते हैं और जो दूरियों को कम करते हैं, यूनिवर्सिटीज का इंपॉर्टेंस उसके अंदर भी है। पर अगर आप ये देखेंगे कि एक अनफॉर्चुनेट पार्ट जो ऑनलाइन का हुआ, और देखिए डूटा ने कहा कि एक डिजिटल डिवाइड है, और डूटा ने एक बहुत जिम्मेवार तरीके से जब 2020 में लॉकडाउन हुआ और ऑनलाइन एग्जाम की बात हुई तो स्टूडेंट के साथ खड़े होकर कहा कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल स्तर की पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि स्टूडेंट के पास इक्वल फुटिंग नहीं है, एक डिजिटल डिवाइड है। पर इसके बाद रतन, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि पूरे देश में अनप्रॉक्टर्ड एग्जाम हुए हैं, और जब डिस्कोर्स एजुकेशन से हटकर सीजीपीए और डिग्री और नंबर पे आके अटकेगा तो वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि एसयूएल जो हमारे ओपन लर्निंग के छात्र हैं, उनको ये जब ऑप्शन भी दिया गया कि वो ऑफलाइन आके एग्जाम लें तो उन्होंने नहीं लिया। 15 सितंबर से जब कॉलेजेस खुले हैं और स्टूडेंट आके यहाँ प्रैक्टिकल कर सकते थे, उनका पहला सवाल यह है कि मैम एग्जाम तो ऑनलाइन होगा। इसलिए ये डर लग रहा है कि स्वयं मुख तो बहुत पहले से पढ़े थे, पर ना तो हमारा स्टूडेंट उसकी ओर देखता था, ना टीचर। आज के दिन में जो स्टूडेंट के ऊपर ये दबाव है कि वो सीए का एग्जाम ले ले, वो एमबीए का एग्जाम ले ले, आईएएस बन जाए, तब क्या वो कोर पेपर के अलावा बाकी ऑनलाइन की ओर चल देगा? क्या वो डिग्री के लालच में एजुकेशन को छोड़ देगा? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, और मुझे लगता है कि टीचर्स को फौरन कैंपस लौटना चाहिए, स्टूडेंट को लौटना चाहिए। आप इस बात को सोचिए कि जो सरकार मॉल खोलने को तैयार है, सड़कों पे भीड़ तैयार है, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे प्रोग्रेसिव जो ऑर्गेनाइजेशन, आईसा, केवाईएस, एसएफआई, सारे लोग लगे हुए हैं ये कहने के लिए कोई कॉलेजेस खोलिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शिक्षा, ये क्लासरूम को बचाना आज के दिन में कितना जरूरी है, और सरकारें और प्रशासन जो है वो यूनिवर्सिटी को कायदे से खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है, इसको एनईपी से जोड़कर अगर आप देखेंगे कि जब हम ऑनलाइन परीक्षा के खिलाफ लड़ रहे थे तो भी ये सरकार की ओर से आया कि नहीं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में एंट्रेंस एग्जाम इवन 12वीं के बाद कौन लोग हैं जो कॉलेजेस पहुंच पाएंगे? क्या ये सारी अर्बन पॉकेट में चली जाएगी एडमिशन की सीटें? ये बहुत बड़े सवाल हैं। पर रतन, मैं सबसे एक बात कह दूं कि जो मछली की आंख की तरह एक बात है, जो मैं एक पूरा एक जनरेशन ऑफ टीचर्स है जो दलित, आदिवासी, ओबीसी महिलाओं का जो एजुकेशन की ओर बढ़ा, और जिसने अपने डिसएडवांटेज के बावजूद यहाँ एजुकेशन लेकर टीचर बनने आया, और उसने देखा कि वो एडोकिज्म के दलदल में धंस गया। आज हम देख रहे हैं कि 2016 में सरकार की साजिश हुई कि आधा वर्कलोड चला जाए, डूटा लड़ी तो हम सब बचे। उसके बाद 2018-19 में रोस्टर का ही खेल कर दे रही थी, जिसकी वजह से दोबारा ना ये रिजर्वेशन को तो एक तरीके से बहुत बड़ी चोट होती, पर जो 2013 से साथ ही काम कर रहे थे एक रोस्टर के हिसाब से, वो सब उथल पुथल में जाता। और आज हम देख रहे हैं ये जो ऑनलाइन दबाव है कि आप टीचर को ट्यूटर बनाने को तैयार है, स्टूडेंट को कस्टमर बना रहे हैं, और खुद दस्तावेजों में ये लिखा है। मैं ये समझती हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां आज के दिन में खुल के उड़ रही है, क्योंकि जहां एजुकेशन एज ए राइट था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आज सरकारी दस्तावेज उसे अफोर्डेबल एजुकेशन की बात कर रहे हैं और खुल के कमर्शियलाइजेशन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो तब मैं ये समझती हूँ कि ये जो ऑनलाइन पुश है वो एक तरीके से आप देखेंगे कि इग्नू में अगर आप गूगल करके देखें तो 44 लाख स्टूडेंट्स को वो कैटर कर रही है, सिर्फ 550
टीचर्स का वहां पे वैकेंसी पोस्ट है जिसमें ओनली आधी भरी हुई है और वही मॉडल वो हम पे थोपना चाह रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि जब हम दस्तावेज पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये हमारे लिए कैसे अनफोल्ड होगा और राइटिंग इज ऑन द वॉल, ये हवा में है कि स्टूडेंट और क्या वापस लौट पाएंगे क्लासेस में, या उनको लालच रहेगा कि हम अपनी डिग्री बना लें किसी तरह से ऑनलाइन। तो हमें ये खतरा लग रहा है कि ये हमारी नौकरियों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। जहां डूटा एब्जॉर्प्शन की लड़ाई को आगे ले जा रही है, वहां पे ये समझ आ रहा है कि सरकार की ओर से ये एक और प्रहार हमारी ओर आ रहा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि जहां स्टूडेंट्स का एक अनप्रॉक्टेड एग्जाम हुआ तो क्या वो ऑनलाइन की ओर शिफ्ट होंगे, और अगर वो शिफ्ट होंगे तो इसका सीधा सीधा असर हमारे नंबर ऑफ टीचिंग पोस्ट पे होगा। आपको मालूम है जैसे वर्कलोड से जुड़ा रहता है, तो जहां डूटा एब्जॉर्प्शन के लिए एक पूरा मूवमेंट खड़ा करके सरकार से परमानेंट अपॉइंटमेंट चाहती है अपने साथियों का जो लगातार डीयू में काम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं सरकार की ओर से ये 2016 की तरह ही एक प्रहार आ रहा है टीचर्स की नौकरियों के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा आज के दिन में मुद्दा है। चलिए दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही दिलचस्प यूनिवर्सिटी रहा है। मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और शायद आज मैं जो हूँ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता तो शायद नहीं हो पाता। इसका कारण ये है कि हम लोग जिस जमाने में थे एजुकेशन बहुत सस्ता था, 424 रुपए हमने फीस डाला था और क्लासरूम में जितना सीखते थे क्लासरूम के बाहर अपने दोस्तों से, सीनियर के साथ, टीचर के साथ घंटों बातचीत, चाय पे और समोसा पे चर्चा, लगातार बातचीत करते थे। वो विश्वविद्यालय का ये मतलब होता है सिर्फ क्लासरूम नहीं, इसके बाहर जो छात्रों और टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके बहुत मायने होते हैं। बौद्धिक विकास वहां से होता है, वहां से हम लोग ये प्रैक्टिस बहुत लंबे समय तक जारी रही, लेकिन अब धीरे धीरे उसको खत्म करने की कोशिश है क्योंकि सरकारें विश्वविद्यालयों से ज्यादा डरती हैं। मैं चलिए आभा जी ये बताइए कि वो दिख रहा है और जिस तरह से निजीकरण की ओर बढ़ रहा है पूरा मामला वो दिख रहा है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ टीचर्स पे नहीं पड़ेगा और नौकरी पे नहीं पड़ेगा, तो सोसाइटी एट लार्ज, बिल्कुल समाज पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि दिल्ली में ही जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है आसपास या आईपी यूनिवर्सिटी है, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, जिस धर्म का हो, 1.5 लाख रुपए सबको देने पड़ते हैं। तीसरे अपर कास्ट के जो गरीब बच्चे वो भी वहां पे नहीं पढ़ पाएंगे। टूटा के सामने क्या चुनौतियां इमीडिएट अगर टीचर को लिया जाए तो क्या चुनौतियां हैं टूटा के सामने? देखिए जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा देखिए 2010 तक लगातार अपॉइंटमेंट होते थे, उसके बाद अपॉइंटमेंट होना बंद हो गए। 2013-15 में छुटपुट एक अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद 2017 में दोबारा नियुक्तियां अनाउंस हुई और वहां पे भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, जबकि हाई कोर्ट जजमेंट ने 2016 में कहा कि यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये निश्चित करे कि टाइम बाउंड मैनर में अपॉइंटमेंट होगा। और हम देख रहे हैं 2017 में कि अपॉइंटमेंट जो एडवर्टीजमेंट हुआ उससे सिर्फ केवल 2 कॉलेज टीचर्स का परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ। 2019 के जितने ऐड निकले थे वो दोबारा लैप्स कर गए। तो सरकार की नियत में ही अपॉइंटमेंट करना लग नहीं रहा। और मैं समझती हूँ कि आज जब 100% सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है तो इस तरीके की सिलेक्शन कमेटी जिसको आसानी से रिक कर दिया जाए और जिस तरीके से बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट हुए आप सबको पता ही है, ये हमें कबूल नहीं है। और इसके लिए डूटा का जो मुहिम चल रहा है 2 साल से कि वन टाइम रेगुलेशन यूजीसी दे और रोस्टर का ध्यान देते हुए हमारे जो टीचर्स यहाँ पे तथा काम कर रहे हैं, एडहॉक टीचर्स काम कर रहे हैं, उनकी परमानेंट नौकरी हो। इस मूवमेंट को हमें आगे ले जाना है। और दूसरी चीज जो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, इससे गुंधा हुआ सवाल है एनईपी के जितने भी नेगेटिव चीजें आ रही हैं स्टूडेंट और टीचर के लिए, उसको लड़ना। साथ में फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स का मसला है, उनको रोस्टर में नहीं रखा जा रहा, उनके रिटायरमेंट एज की बात है, लाइब्रेरियंस का है, मैटरनिटी लीव फॉर एडहॉक टीचर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, उसकी बात है। और इसी तरीके से प्रमोशंस में भी कुछ कुछ हमारे साथी हैं जिनका प्रमोशन नहीं हुआ, अनॉमली कमेटी की रिपोर्ट आए तो उनका प्रमोशन हो, डूटा उसके ऊपर आगे काम करे। तो ये सारे सवाल हैं। पेंशन न्यू जो एनपीएस है उसमें तो पेंशन बनेगा नहीं, तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी डूटा की गुहार है, ग्रेच्युटी, ये सारे हैं। लेकिन जो मछली की आंख, जैसे मैंने पहले कहा, जो एक चीज है जो यूनियन को बचाएगा, जो टीचर्स को तो बचाएगा
बचाएगा, पर यूनियन को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाएगा, यूनिवर्सिटी को बचाएगा, वो है हमारे एडहॉक साथियों का एब्जॉर्ब होना। और उसके लिए डूटा लामबंद है और हायर एजुकेशन पॉलिसी के साथ लड़ते हुए रोस्टर को कैसे आप रोस्टर वाले को कैसे समझेंगे? रोस्टर का भी तो मसला है, पोस्ट का रोस्टर बनेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि 200 पॉइंट रोस्टर तो हमारे यहाँ लागू है, पर उसके अंदर अगर कोई त्रुटियां हैं, जो बैकलॉग अगर कहीं पे पोस्ट बची है या यूआर पोस्ट सडनली ईडब्ल्यूएस हो गया 2019 में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पोस्ट अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। तो ये मसले भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको तो हम नजरअंदाज न करेंगे और न हम उसको टॉलरेट ही कर सकते हैं। तो उसका ध्यान रखते हुए भी हम समझते हैं कि हमारे पास तरीका है कि हम सारे टीचर्स को, मैक्सिमम लोगों को जो है एब्जॉर्ब करें, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें एब्जॉर्प्शन के लिए जाना पड़ेगा। रोस्टर को मानते हुए, रोस्टर के साथ बिल्कुल, रोस्टर को मानते हुए और उसको निभाते हुए, कहीं कोई बैकलॉग सीट है तो उसको देते हुए हमें आगे चलना। मान लीजिए किसी SC ST PWD या EWS किसी भी जो सीट बनता हो, उस पे यूआर अगर पढ़ा रहा हुआ तो उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? देखिए, इसमें हमारे पास डूटा जो आर्ग्यू करती है, जब हमारा सडनली किसी कॉलेज में वर्कलोड का फ्लक्चुएशन होता है और नौकरी का रिडक्शन हो जाता है या किसी भी और वजह से, तो हम कहते हैं लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब एब्जॉर्प्शन का जो बेस है वो ये है कि यूनिट में आपने काम किया हो, तो जितने साथी बहुत पुराने हैं उनसे आप करते आइए और जितने मैक्सिमम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको कीजिए। और आने वाले दिनों में रतन, हमारे लगभग 1000-2000 टीचर का रिटायरमेंट जो है, आप देखिए जो यूनिवर्सिटी जितनी ओल्ड है और वैकेंसीज आएंगी, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर ये लीफो का भी अप्लाई करते हुए किसी कॉलेज में एक लंबा साथी काम कर चुका है, वो बाहर हो रहा है, तो डूटा का सेकंड कॉल हो कि जिस तरीके से देखिए अभी जीरो टॉलरेंस है कि डॉग टीचर की छटनी नहीं हो सकती, उसको नहीं निकाला जा सकता, और स्टैगर्ड वर्कलोड के थ्रू भी पेंडेमिक में भी डूटा ने करके दिखाया कि किसी साथी का नौकरी नहीं जाए। उसी तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि अगर जिनका डिस्प्लेसमेंट होगा, जिनकी नौकरी है, उनका नेक्स्ट राउंड में किस तरीके से एसिमिलेशन हो। और ईडब्ल्यूएस की सीटें अगर हमें मिलती हैं तो उसमें भी अकोमोडेट होंगे काफी सारे साथी। तो अगर हम पहले तो यह है कि मूवमेंट बनाएं, और मूवमेंट के बाद तो नेगोशिएशन टेबल पे उसके अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करते हुए हमें इस चीज को आगे लेके जाना होगा। पर अगर आज के दिन में हम एब्जॉर्प्शन की जगह अपॉइंटमेंट कहते हैं, तो ये जो 3500 4000 लोग सब्सटेंटिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप समझिए कि किसी के साथ भी जस्टिस नहीं होने वाला। और आज के दिन में रोस्टर जो लगा हुआ है, अगर आप इसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो उसमें आधा लोग SC ST OBC कैटेगरी से है, तो ना उनके साथ जस्टिस होगा, ना यूआर के साथ जस्टिस होगा, किसी के साथ जस्टिस नहीं होगा। क्योंकि जब 100% सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है तो वो एक रिगिंग का फॉर्मूला है। कहीं पे भी टीचिंग के मार्क्स नहीं है, कहीं पे भी ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि जो कॉलेज है उसको ये ऑटोनॉमी होगी कि इसने बेहतरीन काम किया, इसको ले लिया जाए। ये एक्सपीरियंस हमारा 2013-15 का नहीं रहा। ये हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो अपॉइंटमेंट चल रहा है, जिस तरीके का चल रहा है, आपको बेहतर मालूम है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस तरीके से छटनी और ब्लड बात हम नहीं चाहते। हाँ, रोस्टर को देखते हुए जितने मैक्सिमम लोगों का हम बचा पाएंगे नौकरियां और उनको सिस्टम को बचा पाएंगे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज की हालत क्या है हम जानते हैं। लैब नहीं है, टीचर नहीं है, एक एक टीचर से कॉलेज चल रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे केंद्र सरकार, पार्लियामेंट है, सारी संस्थाएं, सारी एजेंसी है, और त्रासदी देखिए, ट्रेजेडी ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तकरीबन आधे टीचर एडहॉक है। और एडहॉक का मतलब ये है कि हर 4 महीने पे आपको लेटर मिलेगा, 4 महीने बाद हटा दिया जाएगा, फिर दोबारा ज्वाइन करवाया जाएगा। और इस तरह कई साथी सालों दर साल लगातार जो है दशकों से, मतलब कई लोग तो एडहॉक रिटायर भी हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके साथ रतन मैं ये बोल दूं कि जो हमारा रीसेंट एक्सपीरियंस है, अभी आपने कहा स्टेट यूनिवर्सिटीज की हालत, तो आप ये देखिए जो 12 कॉलेजेस में बार बार सैलरी का मुद्दा बनता है, वो मुद्दा क्या है? वो इसी तरीके का मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली में जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनी हुई हैं। आप DTU का फीस स्ट्रक्चर देखिए, वो कितनी तेजी से बदला है। और जब टीचर की सैलरी जो है स्टूडेंट फीस से होगी, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क 30
10,000 में एक डिग्री मिलती है, वो वहां पे कितने की है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी आप देखेंगे कि महंगी यूनिवर्सिटी है। आईपी यूनिवर्सिटी का मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है, और 12 कॉलेजेस को लेकर भी दिल्ली सरकार का इसी तरीके का रवैया है। और जो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस 2020 जनवरी में आया, उसमें साफ लिखा है, वो एनईपी का ही उपजा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़िए। तो जो सेल्फ रिलायंस है बेसिकली ये है कि स्टूडेंट फी की ओर आप देखना शुरू कीजिए, और जिसकी वजह से जो आपने कहा कि जितने भी लोग डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशो हो, पॉलिटिकल हो, वो लोग सबसे पहले बाहर हो जाएंगे एजुकेशन से। तो दिल्ली सरकार का मसला, अगर सैलरी के लिए टीचर और एम्प्लॉय को लड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब क्राइसिस बहुत ज्यादा गहरा और अलग तरीके का है। और दूसरा उनका मंशा यह है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बिल आए और वो 12 कॉलेजेस को अलग ले जाएं और स्टूडेंट फी के ऊपर ही उनका पूरा स्ट्रक्चर हो। तो इसको भी हमें लड़ना पड़ेगा। और इसमें दोनों की साजिश है। आप देखिए, अभी फिलहाल में 3 नवंबर को दिवाली से पहले सैलरी रिलीज नहीं कर रही दिल्ली सरकार, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट, वाइस चांसलर को खत लिखा कि प्रिंसिपल्स के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाए। ये पैटर्न ऑफ असिस्टेंस को नहीं मान रहे, ये चीजों को रिजॉल्व नहीं कर रहे, टीचर्स को भड़का रहे। और वाइस चांसलर ने भी सीधा प्रिंसिपल्स को लिखा और कोड ऑफ एथिक्स याद दिलवाया कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो कोड ऑफ एथिक्स। बेसिकली यह बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, एनईपी की आड़ में प्राइवेटाइजेशन चाह रही है, और दोनों हैंड इन ग्लव है जहां एनईपी की बात आती है। तो अभी यूनिवर्सिटी में जो हमारे रिसेंट वाइस चांसलर अभी अक्टूबर में ही लगे हैं, उनके यहाँ पे वो फाइनली वाइस चांसलर बनकर आए, और आप देख रहे हैं कि किस तेजी से वो कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली दोबारा मूवमेंट को क्रश करके एनईपी को लागू करना, और पैटर्न ऑफ असिस्टेंस वहीं से आता है। तो बजाय कि मसले को रिजॉल्व करने के, वो भी एक तरीके से प्रेशर बना रहे हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर, बजाय कि एम्प्लॉयज के साथ खड़े होने के। जी चलिए, तो मोटा मोटी अगर समझा जाए तो इस बार डूटा इलेक्शन में एक तो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जो सीधा शब्दों में समझे तो कॉर्पोरेट और तमाम वो मुद्दा है, और दूसरा इम्पोर्टेंट है रेगुलराइजेशन का मुद्दा है। ये दो मुद्दे बहुत अहम हैं इस बार डूटा के चुनाव में। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस चुनाव में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए, जो यूनियन है वो कहीं सरकार के पक्ष की नहीं हो सकती। सरकार प्रशासन जब एक है तब यूनियन टीचर के हाथ में रहे। आज देश में ऑपोजिशन डिसमेंटल्ड है, और डूटा जो है पूरे ट्रेड यूनियन पूरे देश का, जैसे आपने कहा कि फेडकुटा का सेक्रेटरीशिप या प्रेसिडेंटशिप हमारे पास आता है, तो हम ही लीड करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीड करने में पूरे देश के टीचर मूवमेंट को। तो आज जब ऑपोजिशन डिसमेंटल्ड है, किसान अपने लिए लड़ रहा है, छात्र अपने लिए लड़ रहा है, तो डूटा के पास भी, हमारे टीचर्स के पास ये ताकत बची रहनी चाहिए। मुझे लगता है ये सबसे अहम मुद्दा, प्राइमरी मुद्दा ये है कि 26 नवंबर का जो डूटा का चुनाव है वो डूटा को बचाने का चुनाव है, टीचर के पक्ष में एक यूनियन का चुनाव है। शुक्रिया आभा जी। और आपने आभा जी बहुत ही शानदार ऑरेटर है, बहुत बेबाक और बहुत तेज तर्रार भाषण देती हैं और अच्छा बोलती हैं। तो ये कि आभा जी और ये डूटा प्रेसिडेंट के लिए टीटीएफ की उम्मीदवार हैं, पूरा वीडियो सुनिए, ज्यादा शेयर कीजिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर और सारे जो दल हैं, डीटीएफ और एडी और इनटेक, उनके भी उम्मीदवार भी हैं तो उनको भी अम्बेडकरनामा पे सुने कि आगे सरकारी पक्ष क्या कहता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। उनको भी बुलाएंगे। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड में।